साल था 1941 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराने के लिए हिटलर की मदद लेने बर्लिन पहुंच चुके थे। उनका मानना था कि भारत को आजादी केवल सशक्त आंदोलन से ही मिल सकती है। इसी सोच से प्रेरित होकर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया। नेताजी के दो उद्देश्य थे। पहला, एक निर्वासित भारत सरकार की स्थापना करना और दूसरा, आजाद हिंद फौज का गठन करना। उनकी योजना इस फौज में 50,000 सैनिकों को शामिल करने की थी, जिनमें से अधिकतर भारतीय सैनिक थे जो रोमेल अफ्रीका कॉर्प्स के द्वारा बंधक बनाए गए थे। इनके अलावा भारतीय युद्ध कैदी भी थे। नेताजी आईएनए को एक उच्च कोटि की सेना बनाना चाहते थे, जिसका प्रशिक्षण जर्मन आर्मी के स्तर का हो। वो एक ऐसी सेना गठित करना चाहते थे जिसके सैनिक भारत की स्वतंत्रता को एकमात्र लक्ष्य मानकर अपने साथी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। ऐसा करने के लिए यह जरूरी था कि सेना में अटूट एकता और सामंजस्य हो। यह नेताजी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि भारतीय सैनिक खुद को अपनी जाति व धर्म के समूह तक ही सीमित रखते थे। इसका कारण था कि ब्रिटिश भारतीय सेना में इन सैनिकों को इनकी जाति और धर्म के अनुसार रेजिमेंट में संगठित किया जाता था। उदाहरण के लिए राजपूत, बलूची, गोरखा, सिख आदि। इस समस्या से निपटने के लिए नेताजी धर्म पर आधारित अभिवादन, जैसे हिंदुओं के लिए राम राम, सिखों के लिए सत श्री अकाल और मुसलमानों के लिए सलाम अलैकुम को हटाकर कोई ऐसा अभिवादन अपनाना चाहते थे जिससे कोई धार्मिक पहचान नहीं जुड़ी हो, ताकि सैनिकों के बीच दूरियां कम हो और वो एक दूसरे से ज्यादा जुड़ पाएं। इसलिए उन्होंने जय हिंद के अभिवादन को अपनाया। जिस व्यक्ति ने यह धर्मनिरपेक्ष अभिवादन दिया वो हैदराबाद के आबिद हसन साफरानी थे, जो नेताजी के विश्वसनीय सहयोगी और आईएनए में मेजर थे। आबिद हसन हैदराबाद के एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जो उपनिवेशवाद का विरोधी था। किशोरावस्था में ही वो महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए और उन्होंने साबरमती आश्रम में कुछ समय भी बिताया। आगे चलकर जब उनके सारे साथी इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने चले गए, तब आबिद ने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए जर्मनी जाने का फैसला किया। यही 1941 में पहली बार उनकी मुलाकात नेताजी से भारतीय युद्ध कैदियों से मिलने के दौरान हुई। इस करिश्माई नेता से प्रेरित होकर आबिद ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आबिद नेताजी के निजी सचिव और उनके जर्मनी में ठहरने के दौरान उनके दुभाषी बन गए। इसके बाद आईएनए में प्रशिक्षण के दौरान नेताजी ने अपने करीबी सहयोगियों से एक ऐसे अभिवादन को लेकर बात की जो जाति धर्म के बंधन से परे हो और सेना में एकीकरण को प्रोत्साहित करे। ये आबिद ही थे जिन्होंने तब छोटा लेकिन प्रभावशाली संबोधन जय हिंद अपनाने का सुझाव दिया, जिसे तुरंत ही नेताजी की स्वीकृति भी मिल गई। नेताजी द्वारा जल्द ही इसे आईएनए क्रांतिकारियों के अभिवादन के लिए औपचारिक रूप से अपना लिया गया और वो इसका उपयोग अपने भाषाओं में करने लगे। आगे चलकर इसे भारत में पहले राष्ट्रीय नारे के रूप में अपनाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इसे अपने ऐतिहासिक भाषण में भी इस्तेमाल किया था। 1942 में नेताजी के गुप्त दक्षिण पूर्व एशियाई दौरे पर आबिद उनके साथ थे। यह यात्रा एक जर्मन पनडुब्बी अंटरसिबूट 180 से की जा रही थी। इस यात्रा के दौरान जहां आबिद क्रू के साथ हंसी मजाक करते रहते थे, वहीं नेताजी अपना समय पढ़ने लिखने या जापानियों के साथ समझौता करने के बारे में योजना बनाने में लगाते थे। अपने संस्मरण द मैन फ्रॉम इम्फाल में आबिद ने बोस के बारे में लिखा, मैं जितने लोगों को जानता हूँ वे उन सब से अधिक काम कर रहे थे। वे शायद ही रात के 2 बजे से पहले सोते होंगे और मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं जब सूर्योदय के समय वे बिस्तर पर मिले होंगे। पूर्वी एशिया के संघर्ष को लेकर उनके पास बहुत सारी योजनाएं थी और वे सब पर काम करते थे। जैसे कि उनकी आदत थी, हर किसी चीज पर ये विस्तार पूर्वक काम करते थे। अप्रैल 21, 1943 के तड़के इस जर्मनी पनडुब्बी का सामना जापानी पनडुब्बी से हुआ और इसके बीच सांकेतिक भाषा में बात हुई। इस बात को जानते हुए भी कि उस समय समुद्र की लहरें उफान पर थी, नेताजी और आबिद ने एक पटरी पर कदम रखा और तूफानी लहरों को पार करते हुए जापानी पनडुब्बी I-29 पर चढ़ गए। इसमें भले ही कुछ मिनट लगे, पर यह एक बेहद साहसिक काम था जिसका उदाहरण किसी दूसरे युद्ध में नहीं मिलता। उफनती लहरों के बीच एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में जाने की यह पहली घटना थी। इसके बाद इन दोनों पनडुब्बियों ने लहरों में गोता लगाया और अपने अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ी। हिटलर के रेंज में 2 साल बिताने के बाद अब दोनों जापान की इंपीरियल नेवी के मेहमान बन गए। I-29 पनडुब्बी में जाने के बाद जापानी कप्तान टेओका ने इन भारतीय मेहमानों को अपना केबिन दे दिया। बोस और आबिद को उनके इस शानदार क्रॉसिंग और जापानी राजा के जन्मदिन की खुशी में
गर्म कड़ी परोसी गई। साफरानी ने इस अनुभव के बारे में लिखा कि ऐसा लग रहा था मानो यह घर लौटने जैसा था। टोक्यो पहुंचने के बाद नेताजी ने आईएनए की कमान संभाल ली और फिर उनके जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत हुई। यह वो समय था जब आईएनए का अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में बढ़ रहा था और इसी समय इस साहसी सैनिक ने सांप्रदायिक एकता और मान के प्रतीक के रूप में अपने नाम में साफरानी जोड़ लिया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।